जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 12 फरवरी और दिन है आपका सोमवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो अभी आपका ये अंडर 90 वर्ल्ड कप हो रहा था और अफ्रीका के बेनिन जगह है वो वहीं पे हो रहा था और हम लोग फाइनली हार गए। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपका हम लोग का भुगतान प्रणाली है और अभी फ्रांस किया था। फ्रांस के बाद फिर दो देश ऐसा है जो अभी आज लॉन्च करने वाले हैं। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा आपका जारी किया गया। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चेन्नई ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो चेन्नई ओपन हो रहा था, कल का न्यूज है आपका, निकल के आया है और आपका फाइनल जीत हो गया। आचार्य लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसको पद्मश्री दिया गया था और बहुत फेमस आदमी रहे हैं, तो इसको देखेंगे। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस बार अभी आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO के द्वारा दिया जाता है और इस बार आपका दे चुका है और अपना भारतीय संस्थान है, तो हम लोग को जानना जरूरी है। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। आगे चर्चा में रहा क्या है भाई, टोंग टोंग, यानी एक छोटा सा लिटिल सा गर्ल है, यानी नन्ही बच्चा है, इसको जो है विकसित किया गया है और ये क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी हम लोग बात करेंगे। और राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो भी बड़ी खबर होता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, मैं उसी क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो चले हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो अंडर 90 विश्व कप आपका पहले हो कहाँ रहा था, तो ये आपका अफ्रीका में हो रहा था। ठीक है, कहा करिएगा दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है जो जगह का नाम बनोनी है। ठीक है, ये बनोनी में हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज भी जान लीजिए। ठीक है, बनोनी में हो रहा था और कैमा संस्करण था ये आपका 15th एडिशन था। कैमा संस्करण कहिएगा 15वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें फाइनल जो है देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान को हरा करके फाइनल में पहुंचा था और हम लोग साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा के पहुंचे थे। और ये आपका कल फाइनल खेला जा रहा था बोनेनी में और फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो है ये खिताब जीत लिया। कितना बार जीता है, 4th बार जीता है, 4th बार। और हम लोग ये फाइनल कितनी बार खेले, 9वीं बार, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है ये इस वजह से ये श्रृंखला हाईलाइट रहा है। ये अंडर 90 विश्व कप आपका होने वाला था श्रीलंका में। श्रीलंका का नाम आप लोग सुने होइएगा। ठीक है, अपना पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका में होने वाला था। श्रीलंका के क्रिकेट परिषद को भंग कर दिया गया था उस टाइम आईसीसी के द्वारा, फिर अभी उसको मेंबरशिप दे दिया गया है, मगर उस टाइम राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यहाँ पे क्या हो गया था, आपका इसको बर्खास्त कर दिया गया था। इसी वजह से ये आयोजन यहाँ ना होकर के मतलब जल्दी में आपका अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में करवाया गया। तो वहां पे आपका बनोनी में हो रहा था और हम लोग ये 9 बार मतलब 9 बार ऐसा होगा कि हम लोग फाइनल खेले हैं और अब तक हम लोग 5 बार जीते हैं। ठीक है, तो भारत कितना बार जीता है, 5 बार जीता है। अगर इस बार जीत जाते तो 6ठी बार हो जाता और इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया हम लोग को हर जगह हराते जा रहा है। सबसे पहले आईसीसी जो आपका मेंस 13वां एडिशन हुआ था अपने यहाँ पे, तो हम लोग हारे थे, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और वर्ल्ड कप जीतने वाला अब 6 बार हो गया ऑस्ट्रेलिया, और अंडर 90 वर्ल्ड कप जीतने वाला कितना बार, 4 बार। और हम लोग कितना बार जीते हैं, तो 5 बार जीते हैं। यहाँ तक सारा चीज क्लियर है। चलते हैं आगे नहीं चलते यहाँ से और कुछ समझ लीजिए। तो ये समझ गए, आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता है और अंडर 90 वाला जो हुआ है ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। और अभी हाल फिलहाल में आपको बोले थे एशिया अंडर 90 हुआ था। ठीक है, जो आपका सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है ना, तो उसको भी याद रखेगा। जो आपका कौन जीत के लेके गया था, आपका बांग्लादेश जीता था। ठीक है, तो ये आपका केवेना मफाक है, इसको दिया है मैन ऑफ द मैच। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये साउथ अफ्रीका का है। चले, तो ये हम लोग का इस तरह से इस बार फिर से दोबारा से फिर हार गए। वर्ल्ड कप में भी हारे और अंडर 90 में भी हम लोग हार चुके हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ आपका क्रिकेट का ट्रॉफी आता है, तो उस क्रिकेट को ट्रॉफी को याद कर लीजिए। तो एशिया मेंस विश्व कप हो रहा था आपका, इस बार हम लोग श्रीलंका को जीत करके मतलब हरा करके हम लोग जीते थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, विजय हजारे ट्रॉफी में साउथ जेन जीता है। उसके बाद आपका कौन हुआ था, आपका विजय हजारे के बाद कौन सा, सॉरी, दिलीप ट्रॉफी हुआ था। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी भी साउथ जोन जीता है और देवदत्त ट्रॉफी भी आपका साउथ जोन जीता है। तो इन तीनों को थोड़ा सा याद रखेगा, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ये साउथ जोन जीता है। ठीक है, और आपका एक अभी रणजी ट्रॉफी आपका चल ही रहा है। ठीक है, उसके बारे में फाइनल होगा तो हम लोग बताएंगे। ये सब क्रिकेट का आयोजन होता रहता है और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को लॉन्च किया है। तो देखिए 12 फरवरी आज है, यानी आज जो है ना अपना यूपीआई, ये क्या है भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसको जो है कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में। और इसको जो है कार्य संचालन का काम किसका है, तो एनपीसीआई का है। ठीक है, और एनपीसीआई कब से काम कर रही है, 2008 से। और ये एनपीसीआई क्या है, तो ये एनपीसीआई को रेगुलेट करता है आरबीआई।
ठीक है, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, तो ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, एनपीसीआई का काम ये है कि जितने भी खुदरा भुगतान प्रणाली जो भी है सारे को रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई का है। और यूपीआई जो है एक क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आप रुपया पैसा का जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो हाल फिलहाल में आपका फ्रांस जो है अभी यूरोप का पहला देश बना था जो यूपीआई प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। इसके बारे में बताते कि एफिल टावर के पास इसको लॉन्च किया गया था। इसको फिर से अपने श्रीलंका और मॉरिशस, ये दो ऐसा देश है जो यूपीआई भुगतान प्रणाली आज जो है वहां पे लॉन्च होगा। आपका मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ है और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे है। इस दोनों के द्वारा आज वहां पे लॉन्च किया जाएगा। और आपका थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका में सबसे अधिक हम लोग पर्यटक भेजते हैं, तो यहाँ के पर्यटक को जो रुपया पैसा है उसको ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं आए, तो श्रीलंका सरकार द्वारा ये अच्छा पहल माना गया। और श्रीलंका में सबसे अधिक भारतीय पर्यटक ही जाते हैं। और श्रीलंका में जानते हैं ना कि वहां पे आपका रिसेशन आ गया था, वो पूरा सिस्टम है उसका फेल हो गया था, तो ये बिल्कुल भी जानते चलना है। चलिए थोड़ा सा आपको मॉरिशस और कहाँ पे हम आपको घुमा देते हैं, श्रीलंका, ठीक है। तो मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है और श्रीलंका का राजधानी जयवर्धनेपुर है। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धने है। और मॉरिशस के तो बारे में देखिए, ये मेडागास्कर है, मॉरिशस इधर है, यहाँ दिख नहीं रहा, और ये है श्रीलंका। और यहीं पे आपका जो है ना क्या है, ये आपका राम सेतु है जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, त्रेता युग में बना था, है ना। तभी बहुत ज्यादा आपका चर्चा में था। इधर हम लोग के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए हुए थे तमिलनाडु में, है कि नहीं है। और इसी तमिलनाडु में आपका अभी 6th खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। चले तो ये थोड़ा सा चीज को समझते चलिएगा। मॉरिशस कहाँ है, हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है। प्रविंद जगन्नाथ वहां के प्रधानमंत्री हैं, हमेशा हम लोग उसको प्रविंद जगन्नाथ को देखते रहते हैं। चलते हैं अगला, इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये देखिए, इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2030 जारी किया। हुआ क्या है ना कि अभी आपका भारतीय ऊर्जा सप्ताह चल रहा था, ये दूसरा संस्करण हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, गोवा में हो रहा था। ये तो बिल्कुल भी इसको हम आपको बताए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और जितना सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो उसको समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा मेरा बोलना। तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह कहाँ पे मनाया गया, गोवा में मनाया गया, ठीक है। कैसा संस्करण था, दूसरा, और किसके द्वारा उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री द्वारा। वहीं पे जो है आपका एक आईईए है जिसको अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहते हैं, इसी के द्वारा आपका ये रिपोर्ट जारी किया। और इसमें कहा गया है कि जो अभी हाल है 2023-24 में जो हाल है, ये 2030 तक बढ़कर जो है ना बहुत खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक क्या हो जाएगा, जो हम लोग कच्चा तेल का यूज करते हैं वो 5.48 मिलियन बैरल से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 6.64 मिलियन बैरल हो जाएगा। और ये क्यों बात कहा गया है, इस चिंता क्यों है इसमें, चिंता इस वजह से है कि आज भी हम लोग 85% कच्चा तेल क्या करते हैं भैया, इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना कोई भी कच्चा तेल का ज्यादा सोर्स नहीं है। अभी हम लोग एथेनॉल का बोलने की 25% ब्लेंडिंग करेंगे, यानी मिलाएंगे। ओएनजीसी के द्वारा अपना अलग अलग तेल का जो अभी आपको बताए थे, बंगाल की खाड़ी में भी जो है इसका खोज किया जा रहा है। तो अभी कोई भी घरेलू स्तर पर इतना मात्रा पे हम लोग तेल उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोग का जो ये आयात है इस पे क्या है, कमी आए, ठीक है। तो इसी को लेकर चिंता है कि 5.48 मिलियन बैरल से बढ़कर से 6.64 हो जाएगा, तो हम लोग के लिए कितना चिंता का विषय है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसी के द्वारा अगर आपको बोल दें ऑयल मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो क्या कहिएगा, आईईए। ये क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका स्थापना होता है 1974 में। क्यों हुआ था बता देते हैं आपको। देखिए, आपको पता होना चाहिए, इजराइल और जो मिस्र है, जॉर्डन है, इन लोग के बीच ना जैसे अभी युद्ध चल रहा है ना, तो उसी तरह से 1967 में एक युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया, इजराइल के पास फिलिस्तीन को लेकर के, ठीक है, जिसको 6 डे वार कहते हैं। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद फिर 1973 में आपका एक युद्ध हुआ था, ठीक है, 1973 में। ये सारे जितने भी आपका अरब देश देख रहे हैं, ठीक है, खाड़ी देश देख रहे हैं, सबको मिलकर के ये युद्ध लड़ा 1973 में, ठीक है। और लड़ने के बाद क्या हुआ ना, ये फाइनली हार गया, ठीक है। कौन, आपका अरब देश। करने के बाद है ना ये लोग जितना, क्योंकि इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है कौन भैया, यूरोप वाले। तो यूरोप के साथ ये लोग क्या किया कि पूरा जितना भी तेल वेल जो भी चीज है, सारे चीज को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि तेल का उत्पादन तो यूरोप में होता नहीं है, सारा चीज इधर से ही एक्सपोर्ट होता था। सोचा कि अब इसको अगर सजा देना है तो क्या करेंगे हम लोग भैया, जो एनर्जी है, जो ऑयल है, उसको
देना बंद कर देंगे। तो इसी को लेकर के पूरा यूरोप में जो है ना आपका पूरा तेल का क्राइसिस आ गया था। उसी के बाद देखिएगा उसका अर्थव्यवस्था डगमग हो गया था। तभी देखिएगा G7 का स्थापना हुआ था 1975 में, इसी को लेकर के, क्योंकि सारा देश का हालत खराब हो गया था। तो ये युद्ध को याद रखेगा नाम 1973। इस 1973 के युद्ध के बाद दो चीज निकल के आया, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और दूसरा आपका G7। और G7 में जितने भी आपका विकसित देश था, विकसित देश का एक समूह बना कि भैया ये स्थिति से, क्योंकि हमको तो तेल वाइल मिल नहीं रहा है, इस स्थिति से निकलेंगे कैसे, तो G7 का स्थापना हुआ था 1975 में, ये भी जान लीजिए इसी वजह से। और IA का स्थापना हुआ था 1974 में। इसमें टोटल अभी 31 देश है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के कहाँ पे है, वियना में है। तो ये भी बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, चले 31 देश है, सॉरी 31 इसमें सदस्य देश है और इसी के द्वारा जो भी ऊर्जा से संकट होता है, ऊर्जा से संबंधित चीजें होता है, ये सारा चीज आपका IA के द्वारा निकाला जाता है। समझ गया मेरी बात? तो 6th वार याद रखेगा, पूछ लेगा, क्योंकि अभी इजराइल अभी भी आपका युद्ध चल ही रहा है फिलिस्तीन का। तो 6th वार 1967 में हुआ, फिर उसके बाद 1973 वाला युद्ध के बाद आपका पूरा यूरोप में तेल क्राइसिस आ गया था। तेल क्राइसिस को देखते हुए 1974 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का स्थापना होता है और 1975 में G7 का स्थापना होता है। ठीक है, जो आज G7 आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये विकसित देशों का एक समूह है और G20 विकसित और विकासशील दोनों देशों का समूह है। चलते हैं ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण में, यानी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार तेल मांग 2023 में 5.48 मिलियन से प्रतिदिन बढ़कर के कितना 2030 में 6.64 मिलियन प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देखिए हम लोग तीसरा, सबसे पहला अमेरिका है, अमेरिका नंबर 1 में है। ठीक है, वो अपने पास भंडारण भी बहुत कर लिया है। दूसरे में कौन है भैया, चीन है, दूसरे में चीन है और तीसरे में भारत है। अगर आपको पूछ ले कि तेल उत्पादक में भारत उपभोक्ता कितना है, तो 85% हम लोग आयात करते हैं और तीसरे नंबर में आते हैं। पहले नंबर में अमेरिका आता है, दूसरे में चीन आता है और तीसरे में भारत आता है। ऊर्जा सप्ताह इस बार हुआ कहा था, तो आपके गोवा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। जानते हैं अभी ये ऊर्जा सप्ताह जो हुआ था, 17 देश के ऊर्जा मंत्री आए थे। ठीक है, 30,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो ऊर्जा से संबंधित भविष्य में क्या चुनौती है, इससे कैसे निपटाया जाए, इन सब चीजों को बात होता है। और ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऊर्जा सप्ताह जरूरी है। चेन्नई ओपन ATP आपका, ठीक है, ये जो है आपका चैलेंजर ट्रॉफी हुआ था कल ही। ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब आपका जीत लिया है सुमित नांगल। और किसको हराया, लुका नॉर्डिक को। ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। ठीक है, तो ये आपका टेनिस में होता है, ये इटली के हैं, इसको हरा करके अपना भारतीय जोड़ी है। ठीक है, सुमित नांगल ये आपका जीत गया है। चेन्नई ओपन ATP 2024 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला कौन है, तो क्या कहिएगा, आपका सुमित नांगल है। ठीक है, ये चेन्नई में ओपन होता है और ये थोड़ा सा अच्छा खासा ओपन है, अच्छे खासे बड़े बड़े खिलाड़ी आके इसमें भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आचार्य लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, जिसको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और इसका निधन हो गया है 93 साल की उम्र में। ठीक है ना, 93 वर्ष की उम्र में। ये राजस्थान के थे, राजस्थान में जयपुर में इसका निधन हो गया। राजस्थान के थे ये। ठीक है, इसका निधन हो गया है। इसको क्या दिया गया भैया, पद्मश्री दिया गया है। और ये थे कौन, तो ये जानता है ध्रुपद करते थे, ध्रुपद गायन जानते हैं ना, गायन का शैली होता है, ठुमरी होता है, ध्रुपद होता है ना, ख्याल गजाल ख्याल। ठीक है, ये सब जो भी होता है, तो उसी में बहुत ख्याति प्राप्त है, इसको पद्मश्री दिया गया था और पद्मश्री अवार्डेड है। अगर मृत्यु होता है तो हम लोग को बिल्कुल भी जानना जरूरी है। तो पद्मश्री पुरस्कार से पहले ध्रुपद चार्ज पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का शनिवार सुबह 9 बजे निधन हो गया है 93 साल की उम्र में। इसको क्या है ना, हॉस्पिटल में जो आपका मृत्यु हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित केरल के मशहूर कौन है, चित्रकार ए रामचंद्रन। ठीक है, तो ए रामचंद्रन को भी देख लीजिए। ए रामचंद्रन कौन है, ये केरल के हैं, ये मशहूर चित्रकार है और इसको पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, तो हम दोनों आदमी को एक ही साथ रख दिए हैं, जो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ये है ए रामचंद्रन, ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, केरल के हैं। इसका भी क्या हो गया है, निधन हो गया। कल ही निधन, पद्म भूषण से सम्मानित थे। और के वो जो तेलंग जी है, तेलंग भट्ट, वो क्या है, पद्मश्री से है। और पद्मश्री पद्म भूषण खास करके कला साहित्य के क्षेत्र में किसी का निधन होता है तो उस निधन को बिल्कुल भी जानिए, आपको दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न ये जो है इसका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य दे देगा, चित्रकार दे देगा, फिल्मकार दे देगा, हिंदुस्तानी संगीत दे देगा, नृत्य दे देगा, फंस जाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। आचार्य लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या कहिएगा, ध्रुपद का है। ध्रुपद जानता है ना, ध्रुपद से आपका ये बहुत पुराना शैली माना जाता है, ध्रुपद है कि नहीं, ठुमड़ी भी जैसे होता है उसी तरह से। और ये कौन है, ए रामचंद्रन आपके चित्रकार है, वो कौन कहाँ के हैं, केरल के हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट नहीं करते हुए चीजों को समझते चलिए। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से
किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? WHO को जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अदनम है। और इसका स्थापना जानते हैं आपका 7 अप्रैल को हुआ था ना, 7 अप्रैल को हुआ था 1948 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इतना तो बात जानता है। WHO 2019 में जो है ये कार्यक्रम शुरू, WHO क्या है, 2019 से नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका जो है स्वास्थ्य के जो संवर्धन के लिए नहीं होता है, उसी के क्षेत्र में ये दिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है। इस बार जो दिया गया है ये नीम हंस को दिया गया है। किसको? नीम हंस। नीम हंस क्या है भाई? ये बेंगलोर में ये संस्था है, ठीक है, अपना 50वां वर्षगांठ इस बार पूरा कर रहा था और इसी को लेकर के 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेल्सन मंडेला पुरस्कार नीम हंस को दिया गया है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, WHO द्वारा 2019 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार शुरू किया गया था। स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसको कहिएगा? स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में ये योगदान दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्था बेंगलुरु। इसका पूरा नाम क्या है? नीम हंस का क्या कहिएगा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। इसी को आपका ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। तो चलिए, नेल्सन मंडेला का बात आया है तो थोड़ा सा नेल्सन मंडेला को क्योंकि देखिए पहले यानी अश्वेत के लिए बहुत ज्यादा ये क्या किए हैं, लड़ाई की है। 27 साल तक जेल में थे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और इसको नोबेल भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। देखिए, पहले विदेशी जो है भारत रत्न पाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, वो अलग हैं। और ये जो है नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में भारत रत्न। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिसको मतलब गैर विदेशी थे जिसको आपका भारत रत्न दिया गया, क्योंकि भारत रत्न अभी आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस वर्ष 5 लोगों का अनाउंस हो चुका है, आगे भी होगा, क्या होगा पता नहीं, मगर पहले गैर भारतीय पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी उसका हाल फिलहाल में जो है जन्म दिवस भी मनाया गया है। और ये जो है नेल्सन मंडेला को 1990 में हम लोग भारत रत्न दिए हैं। कब दिए हैं? 90 में। और इसको 1900 कब में कहिएगा? 1993 में। 1993 में जो है ना, इसको क्या मिला था? तो क्या कहिएगा? इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला मगर इसको मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है गांधी जी बहुत बार नामित हुए थे, नोबेल पुरस्कार का हस्ती ही नहीं था कि गांधी जी से तक आए, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यही, नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1993 में। और भारत रत्न कब मिला है? 1990 में। इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, ये जो है ना दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है, जो रंग भेद है ना, तो रंग भेद को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन किए थे। और 1994 से लेकर 1999 तक ये वहां के क्या रहे? राष्ट्रपति बने रहे। पहले अश्वेत, ठीक है, मतलब पहले जो है रंग भेद को लेकर पहले काला, जो भी कह लीजिए, पहले राष्ट्रपति बने, 99 तक रहे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है, एक तरह से रोल मॉडल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अतः इसके जन्म दिवस को 18 जुलाई को जो है ना नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 18 जुलाई का बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसके दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला दिवस। अगर आपको पूछ ले तो क्या कहिएगा? 18 जुलाई, ठीक है। ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका थे, जहां पे अभी अंडर 90 वर्ल्ड कप आपको खिलवा रहे थे हम, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया है। तो इसके बारे में 2-3 चीज समझ ही गए हैं। सबसे पहली बात है कब से कब तक रहते? क्या कहिएगा? 18 जुलाई न है, 18 जुलाई 1918 से लेके 2013 में इसका निधन हो गया, ठीक है। पहली बात, भारत रत्न दिया गया 1990 में, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 1993 में, पहली बार राष्ट्रपति बने 94 से लेके 99 तक, जेल में रहे कई साल? तो 27 साल, ठीक है। इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी के नाम पे WHO के द्वारा आपका पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद करते हुए। और हम लोग नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस बार जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो है किसे सम्मानित कर दिया गया? तो नीम हंस। नीम हंस क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान संस्था बेंगलुरु है, उसी को नीम हंस कहते हैं। अपना 50वां वर्षगांठ मनाया जाता है। देखिए, इसका स्थापना तो पहले ही हुआ था, मगर जो आधुनिक हुआ उसका 50वां वर्षगांठ हो गया है, उसी को लेकर के ये आपका दिया जाता है, ठीक है। अली अबू अब्बाद है, इसको भी जो है आपका सखारोव पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो सखारोव पुरस्कार ये भी याद रखिएगा, ये जो है आपका केनिया साइड के हैं। पहले इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलें आगे चलते हैं। तो WHO को तो समझ ही गए हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्थापना बता ही दी है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया है? देखिए, तो ये इस बार जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती, एक जगह है मोरबी, ठीक है, मोरबी में ना वहीं पे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मस्थली माना जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से जो है इसका
आयोजन को जो उद्घाटन किया गया था और वहां पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। और इस बार सबसे पहली बात है कि यूनिट डिजिट में है, 200वीं वर्षगांठ मनाते हैं। 1800 कहा जाता है कि 1824 को जो है गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मोरबी में हुआ था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 200 साल हो गया। और ये यहाँ पे 2-3 चीज स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो, ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना 1975 में किया था, मुंबई में आर्य समाज यही किए थे। कब किए थे, 1975 में। इसको भी बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी के 200वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और सबसे पहले अगर स्वराज की बात करिएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही बात निकल के आता है। ठीक है, कि हमको क्या चाहिए, मतलब गुलामी नहीं चाहिए। ये जो है ना रूढ़िवादी, ठीक है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा विरोध करते थे। ठीक है, रूढ़िवादी हो, पुरानी जो परंपरा है, इन सबको लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत आगे आए थे। तो इसका कैवा जयंती मनाया जा रहा है, 200वां जयंती मनाया जा रहा है। मोदी जी के द्वारा आपका इस बार आपका उद्घाटन किया गया 200वीं वर्षगांठ। और अमृतकाल के देख रहे करोड़ों लोगों का आशा के संचार करता है। ठीक है, ये पीएम मोदी कहे हैं और बहुत ज्यादा, तो पीएम मोदी जहां जाते हैं तो हम वहां चले ही जाते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो अभी आपका श्री प्रभुपाद के बारे में बताया था, उसका 150वां जयंती मनाया गया है। आपका भारत मंडपम में हो रहा था, एक डाक टिकट और एक सिक्का का जारी किया गया। ठीक है ना। और अभी दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती का क्या हो गया 200वीं वर्षगांठ, मतलब आपका जयंती मनाया गया कहाँ पे, मोरबी में, गुजरात में। ठीक है, आर्य समाज को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। आर्य समाज का स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के थे, 1975 में किए थे। कहाँ पे किए थे, महाराष्ट्र। ये भी पूछ लेता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र को बिल्कुल भी आपको जानते चलना है। अब ये चर्चा मेरा टोंग टोंग लिटिल गर्ल क्या है। तो ये टोंग टोंग क्या है ना, एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप लोग जानते हैं क्योंकि इस पे अभी बहुत सारा सम्मेलन हुआ, भारत में भी हुआ। इंग्लैंड में पहला एआई से जो है सुरक्षा के लिए, जो है खतरा से निपटने के लिए पहला अपने टाइप का सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। तो एआई से मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पहला बच्चा बनाया गया है। ठीक है, बच्चा मतलब देखिए ये बच्चा, ये हंस सकता है, बोल सकता है, रो सकता है, पानी मांग सकता है। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, देखिएगा ना। ठीक है, ये दैनिक भास्कर ने इसके बारे में बढ़िया से चीजों को अच्छा से दिया था। ठीक है, इसी वजह से हम इसको आपको क्वेश्चन बना दिए, कहीं हो सके पूछ ले, क्योंकि आर्टिफिशियल से जो भी चीजें है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट। अभी हम लोग का सबसे भारत में पहला जो है ना ह्यूमैनॉइड कौन बनाया गया था, मानव था ना। तो इसी तरह से चाइना के लोगों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसका नाम रखा गया इस गर्ल का टोंग टोंग। ठीक है, जिसको लिटिल गर्ल कहते हैं, जिसको नन्ही परी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आई समझ जाइएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है, चीन के द्वारा। और कहा जाता है, जो वहां के साइंटिस्ट लोग हैं वो कहता है कि एक बच्चा की तरह सारा चीज इसमें है। ठीक है, हंस सकता है, बोल सकता है, रो सकता है, गुस्सा हो सकती है। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो एक तरह से क्या कहिएगा, ये आर्टिफिशियल का इतना ज्यादा योगदान हो गया। आप देखिए, आपका एलन मस्क की कंपनी है एक न्यूरालिंक। न्यूरालिंक को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, न्यूरालिंक वो अभी ना हाल फिलहाल में जो कृत्रिम मस्तिष्क को जो है पहली बार स्थापित किया है। तो न्यूरालिंक आपको पूछ सकता है कि न्यूरालिंक का मालिक कौन है, क्योंकि स्पेस एक्स के मालिक बहुत बार पूछा है कि कौन है, तो एलन मस्क है। तो उसी तरह से न्यूरालिंक के भी मालिक कौन है, एलन मस्क हैं। स्टारलिंक के भी मालिक एलन मस्क हैं, टेस्ला के भी मालिक एलन मस्क हैं, और स्पेस एक्स के भी मालिक एलन मस्क हैं। तो उसी का एक कंपनी है न्यूरालिंक। ये क्या है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाता है, और ये क्या करता है, ब्रेन बनाया है। और हाल फिलहाल में जो है जो बीमार लोग हैं उसके ब्रेन में क्या किया, उसको स्थापित भी किया गया। बड़े दिन से इस पे क्या चल रहा था, बहुत सोच चल रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, और फाइनली अभी कर दिया गया। तो जो एआई है ना, एआई बहुत आगे निकल के आ गया है। तो एआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, तो हाल फिलहाल अभी बताया था ना आपका, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का रियल टाइम पे जो है उसके भाषा को, जिसका नाम क्या भाषण ही रखा गया था, बनारस में अनुवाद किया था, जो तमिल संगमम हो रहा था उसमें, कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं और एकदम रियल टाइम पे तमिल में ट्रांसलेट कर रहा है। तो एआई बहुत आगे निकल चुका है। अगर जो इससे पीछे रह जाएगा जो देश, तो वो पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही है, याद रखेगा टोंग टोंग। राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कहाँ पे भाई, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। कहाँ कहिएगा, दिल्ली में। और ये जो है आयोजन कब तक चलेगा, 18 फरवरी तक चलेगा। कब तक कहिएगा, 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, जितने भी जनजातीय आपका कलाकार है, शिल्पकार है, व्यंजन है, जो भी चीज उत्पाद करते हैं, सारे लोग अपना स्टॉल लगाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और अपने सारे चीज का प्रदर्शनी लगाता है, जिससे क्या है ना कि एक उसको बाजार मिलता है। तो इसी का मेला आपका आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, तो इस बार किया जा रहा है आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू, हम लोग के जो राष्ट्रपति है, वो खुद संथाल के है ना,
तो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 मतलब किया गया है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा। जो भी देखिए मेला उला जो भी आयोजन बताता है ना, तो इस सबको बिल्कुल भी जानिएगा। और हम जानते हैं ना, अलबल आयोजन नहीं बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बोले थे फरीदाबाद में आपका सूरजकुंड मेला हुआ था, उसका भी जो है उद्घाटन आपके राष्ट्रपति द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बहुत सारे देश और गुजरात के थीम पर इस बार आपका ये मेला मनाया जाता है। तो जो भी इंपोर्टेंट आयोजन है, मेला है, उसको अभी करबी महोत्सव बताया था आपको। करबी महोत्सव कहाँ पे? आसाम में। ये भी द्रौपदी मुर्मू के ही द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो जो भी आपका अंबुबाची मेला भी आपका असम में ही लगता है, मगर उसका उद्घाटन नहीं हुआ था करबी मेला को, क्योंकि करबी महोत्सव का 50वां वर्षगांठ हो, 50वां ये आपका संस्करण था। ठीक है, और जो यूनिट डिजिट में है इस तरह से है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको हम क्यों बताएं? क्योंकि वो 200वां वर्षगांठ हो गया, इसी वजह से बताएं। कल आपको श्रील प्रभुपाद के बारे में परसों बताए थे, वो 150 साल के यूनिट डिजिट में होता है ना, पूछ लेता है। और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, तो उससे संबंधित पूछ देगा तो क्या कहिएगा? फंस जाइएगा। तो जो भी चीज पढ़िए उसको समझ करके पढ़िए, और आप उसको एक नजर मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए कि हम आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, सारे क्वेश्चन को अगर एक ही नजर से दिखेगा तो कितना याद रखेगा? फंस जाइएगा। तो इंपॉर्टेंट समझिए और चीजों को याद करते हुए चलिए, मतलब समझते हुए चलिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है। तो नेल्सन मंडेला को बता दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल यानी 13 फरवरी को। तब